हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 2 महीने का समय आपके पास बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब लगातार आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस सेट आपको करना है, सारी चीज़ें निःशुल्क। और बार बार आप लोग यही समझ रहे थे कि सर पता नहीं नोट्स जो है प्रिपेयर हो रही कि नहीं, तो उसका डाउट आज क्लियर कर देते। नोट्स आपकी कंप्लीट हो गई है। हिंदी का लेक्चर आपको पहली वीडियो में मिल चुका है और ये दूसरी वीडियो है जो क्लास 8th की एनसीईआरटी का निचोड़ इस नोट्स में आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का निचोड़ है और यही है नोट्स। जिस भी भाई बंधु को इस नोट्स की आवश्यकता होगी कमेंट करिएगा, उसको इस नोट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले नोट्स आपको दी जाएगी, याद रखिएगा। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने हर भाई बहन दोस्त तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और नोट्स अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस पर। चलिए चलते हैं, क्लास 8 की एनसीईआरटी जो आपका क्लास 8 है, जो उसकी एनसीईआरटी है, उसका निचोड़ आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक है आपका 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जेम्स मिल कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको रट लीजिएगा, हर बार लगभग यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा पॉइंट है, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। तो पूछा जाता है आपसे कितने कालखंडों में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को बांटा है? तो 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और सर्वाधिक मान्यता उन्होंने ब्रिटिश काल को दी है। बात करते हैं इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, जो है आधुनिक काल में भारत के इतिहास को जो बांटने का विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो पश्चिम से ग्रहण किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। चलिए, आप लोग अक्सर बात करते हैं औपनिवेशीकरण क्या होता है, आइए समझते हैं औपनिवेशीकरण को। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में बदलाव आए हैं। अब बात करते हैं, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश पर इस प्रकार से अपना अधिकार जमा ले कि उस पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदलाव दिखाई पड़ने लगते हैं तो उसे ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। बात करते हैं सर्वेक्षण की। सर्वेक्षण क्या है? 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वेक्षण में किन चीजों का पता लगाया जाता है? तो मिट्टी की गुणवत्ता, धरती की सतह, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और संस्कृतियों का पता लगाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रेनेल को कहा था कि आप जो है हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करो। ये भी क्वेश्चन कई दफा सीटेट में आया हुआ है। बात करते हैं 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण,
पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा, चार्टर का मतलब क्या होता है, इजाजतनामा हासिल कर लिया। आगे बात करते हैं जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। सिंपल बात में समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी भारत में आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी। आगे बात करते हैं इस चार्टर के सहारे कंपनी है वो समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। मतलब जैसे होता नहीं था कि देखो वास्को डिगामा की कहानी आपने क्या पढ़ा है, वो आया था भारत आया तो जितना आने जाने का खर्च लगा, सामान खरीदने का खर्च लगा, उस सब को निकालने के बावजूद, टैक्स वैक्स काटने के बावजूद 60 गुना लाभ कमाया था वास्को डिगामा। ठीक है, आगे बात करते हैं पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहां से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो याद रखिएगा जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जो व्यापारी रहते थे, जो काम करते थे, उन्हें फैक्टर कहा जाता था। 1696 तक कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी ले ली थी। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। याद रखिएगा ये कब, 1696 ईस्वी में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब बात करते हैं कंपनी व्यापार से युद्ध तक कैसे चली, आइए देखते हैं। बात करते हैं 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, अर्थात ये जो शासक थे ये कंपनी को किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं थे और ये बात कंपनी को चिढ़ रही थी, याद रखिएगा। और इसका परिणाम होता है प्लासी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लासी का युद्ध। आइए 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे, अर्थात सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा था। उसी हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए कंपनी चाहती थी कि ऐसा नवाब बंगाल की गद्दी पर बैठे जो हम कहें वही वो निर्णय करे। आगे बात करते हैं, कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलाबंदी रोके और बाकायदा राजस्व को चुकाए। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज बहुत चतुर और बहुत चालाक थे। वो किसी प्रकार से अपने कदम पीछे बढ़ाने को तैयार नहीं थे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया या कब्जे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर जब मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों तक पहुंची तो वहां रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना को रवाना कर दिया गया।
कलकत्ता के लिए कि आप जाइए और कलकत्ता की समस्या का समाधान करिए। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। जी हाँ, मीर जाफर ने क्या किया, अपनी सेना लेकर के युद्ध में आने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम जो है युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब आगे बात करते हैं। मीर जाफर की टुकड़ियां इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की इस जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर एक कठपुतली नवाब बनता है। प्लासी का नाम पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। बात करते हैं प्लासी के युद्ध की बात क्या हुआ था। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अर्थात अब जो है कंपनी चाहती थी कि राजस्व पर पकड़ हमारी स्वयं हो, और आगे आपको रिजल्ट भी यही देखने को मिलेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया क्योंकि 1764 में क्या हो जाता है, बक्सर का युद्ध हो जाता है जिसमें जो है बंगाल के नवाब बुरी तरीके से परास्त हो जाते हैं। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। रॉबर्ट क्लाइव को 1772 में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। यहां से पिछली बार क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। कंपनी के बहुत सारे अफसरों की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी गुजर बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन, बात करते हैं कंपनी का फैलता शासन। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। तो रेजिडेंट कौन होते थे? कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। कंपनी के रेजिडेंट के माध्यम से अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अर्थात कंपनी दोनों तरह से राज्यों को निचोड़ रही थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। बात करते हैं हैदर अली का शासन 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र, ये पुत्र है, टीपू सुल्तान का शासन 1782 से 1799।
जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। तो इनका क्षेत्र क्या था? मैसूर। मैसूर कहाँ है? ये है आपका भारत। तो ये वाला हिस्सा जो पड़ता है ये है आपका मैसूर। बात करते हैं मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो कंपनी यहाँ से 2 चीज़ों पर ज़्यादा फेमस थी, काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। अब इससे क्या होगा? समस्या गंभीर होगी। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेवाओं का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने किसकी मदद से अपनी जो है सेना का आधुनिकीकरण किया था? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी सेना से। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। बात करते हैं जो युद्ध हुए थे, तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 जंग हुई, जिनमें पहला 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और जो है चौथा 1799। श्रीरंगपट्टम जो राजधानी थी टीपू की, आखिरी जंग में टीपू वहाँ पर मारे जाते हैं और कंपनी को सफलता मिल जाती है और वाडियार वंश के ही शासक, एक छोटे से शासक को जो है सत्ता अंग्रेज फिर से सौंप देते हैं और अपने नियंत्रण में उसको ले लेते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो पहला है वो 67 से, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आंग्ल मैसूर, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं, कितनी बार हुआ था? तो 4 बार हुआ था। कब कब? तो याद रखिएगा 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में। और अगर आपसे पूछ ले श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 90 से 92 में श्रीरंगपट्टम की संधि भी हुई थी। अब अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकार पुराने वाडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। अब अंग्रेज तो संभलने वाले थे नहीं, जो मराठा बहुत मिलजुल के चल रहे थे। अब किसको कूचेंगे अंग्रेज? अब इन्हीं मराठों को कूचेंगे। देखिएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। जैसे ये मराठा है ना, अब ये कई राज्यों में ऐसे ऐसे बट गया। इन राज्यों की बागडोर अब किसको मिली? तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थे। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। याद रखिएगा, पास से पेशवा, पास से पुणे। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में। सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। सर्वोच्चता की बात करते हैं। सर्वोच्चता क्या है? तो आइए जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। आगे बात करते हैं, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। आगे बात करते हैं विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, शुरू कब से हुई थी? डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है कि उस राज्य को ही मिला लो अपने क्षेत्र में। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जा रही है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा वो बन जाएगी। मान लीजिए जैसे ये झांसी है, अब झांसी के जो रानी थी उनके पति की मृत्यु गंगाराव की तो पहले ही हो गई थी। अब उनके कोई पुत्र था नहीं, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था, तो दत्तक पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं दे रहे थे, इसलिए तो डलहौजी ने सिद्धांत लाया ताकि पूरी झांसी को हड़प लिया जाए। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 53, झांसी 54 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। और याद रखिएगा ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने
को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों के मन में गुस्सा भड़क उठा। अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखने को कहीं मिला 1857 का तो वो अवध था। अवध का नवाब एक ऐसा नवाब था जो अंग्रेजों के लिए एक कह सकते हैं कामधेनु गाय के समान था। जब अंग्रेजों को जो माल चाहिए अवध तुरंत देता था। फिर भी कुशासन का आरोप लगा करके नवाब वाजिद अली शाह को जो है कलकत्ता भेज देते हैं और क्या किया जाता है, जो उनका अल्पवयस्क पुत्र था विरजिस कादिर वो जो है अपना वहाँ राजा नियुक्त किया जाता है और बेगम हजरत महल जो थी वो 1857 में लखनऊ से लीड करती हैं, नेतृत्व करती हैं सैनिकों का। याद रखिएगा। नए शासन की स्थापना की बात करते हैं। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बम्बई। मतलब ब्रिटिश इलाके, जैसे एक ब्रिटिश इलाका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसे कहा गया, इसे कहा गया प्रेसिडेंसी। तो ऐसे से 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी। इलाके बाकी छोटे थे, ये बड़े थे, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया। और 3 फेमस थे, तो बंगाल, मद्रास और बम्बई। अब हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। इन तीनों जगहों पर क्या बैठा दिया इन्होंने, गवर्नर बैठा दिया। भैया तुम देखो, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये कब, 1772 में ये प्रावधान किया जाता है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो लगभग 7 साल चला। काजी क्या होता है, काजी न्यायाधीश को कहते हैं। मुफ्ती क्या होता है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले को सुनाता है। एक शब्द आता है महाभियोग। क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे ही महाभियोग कहा जाता है। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। धर्मशास्त्र, संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा 500 वर्ष पहले भी लिखे गए थे। बात करते हैं मस्केट। मस्केट क्या है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को मस्केट कहते हैं। मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं, उसे मैचलॉक कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। भारतीय जिले में जिला कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक शक्ति बनना। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाता था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप के निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। याद रखिएगा।
कंपनी का दीवान बनना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, क्योंकि जो है 12 अगस्त को क्या हुआ था, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, याद रखिएगा। दीवान के तौर पर कंपनी ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग को आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। कंपनी की आमदनी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल के कारण बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा है। 1770 में पड़े एक भीषण बंगाल में अकाल की वजह से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त, और जिसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अंग्रेज जब अपने अंदर में जब भूभाग को ले लिया तो उन्होंने सोचा कि हमें राजस्व इकट्ठा करने के लिए कुछ तरीका चाहिए, और उनमें से सबसे पहला तरीका जो उन्होंने अपनाया वो था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लागू कब हो रहा है, 1793 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। किसको, अगर आपसे पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने किससे जो है हाथ मिलाया था, तो राजाओं और तालुकदारों के, जो तालुकदार थे अर्थात जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनसे हाथ मिलाया था कि आपको राजस्व वसूल करना है और वसूल करके हमको ला करके देना है। आगे है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका नाम स्थायी क्यों है, क्योंकि उनको जैसे 10 रुपया देना है तो अस्थायी कर दिया गया कि भैया आप हमको 10 रुपया वसूल करके दो। अब वो 12 वसूल लें, 15 वसूल लें, जितना ज़्यादा वसूलेंगे वो उनका हो जाएगा। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अर्थात जितने साल के लिए स्थायी बंदोबस्त आया था वहाँ जो है टैक्स की बात फिक्स कर दी गई कि आप हमको इतना टैक्स वसूल करके दीजिए, उससे ज़्यादा अगर वसूल लें तो वो उनका है जो वसूल रहे हैं। आगे बात करते हैं, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अर्थात इतना ज़्यादा प्रेशर, अर्थात इतना ज़्यादा टैक्स कंपनी लगा दी थी कि जमींदार जो है उसको भर ही नहीं पा रहे थे। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता, फेल हो जाता, उसकी जमींदारी को छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अर्थात जो जमींदार टैक्स को अच्छे रूप में नहीं दे पा रहा था, सही समय पर नहीं दे पा रहा था, उससे अंग्रेज उसकी जमींदारी छीन लिया करते थे या नीलाम कर दिया करते थे, याद रखिएगा। बात करते हैं एक नई व्यवस्था की। एक नई व्यवस्था क्या है, आइए जानते हैं। आगे बात करते हैं, हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। 1822 में इसको उसने लागू किया। किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीत रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक खेत, मतलब जो एक खेत है, उसके अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को महाल कहा जाता था। महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। अर्थात महालवाड़ी व्यवस्था इसे कहा गया। क्या कहा गया,
महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। और इसमें कहा गया कि हम अब स्थायी बंदोबस्त की तरह कर को अस्थायी नहीं करेंगे, जब जब हमें आवश्यकता लगेगी हम कर में वृद्धि करेंगे। आगे बात करते हैं, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। तो अगर आपसे पूछे महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। और यहाँ जो बंदोबस्त होता था वो जो है जमींदार और राजा से ना होकर के महाल से होता था। याद रखिएगा, महाल क्या था, महाल गांव का एक समूह था, याद रखिएगा। बात करते हैं मुनरो व्यवस्था की। मुनरो की क्या व्यवस्था थी, आइए समझते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। ये कहाँ, ये मुनरो व्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिली, दक्षिण भारत में देखने को मिली। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी नाम दिया गया। याद रखिएगा, उसे क्या दिया गया, रैयत। और रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है, किसान। चलिए आगे बात करते हैं। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों अर्थात रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, और उन्हीं से राजस्व हमको वसूलना चाहिए। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपसे ये जो है कोर्ट में दे करके पूछ लिया जाए कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि किसानों की रक्षा पिता की भांति करनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये कथन मुनरो का है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूरोप के लिए फसल। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यहाँ इन चीज़ों को उगाने के लिए लोगों को उन्होंने क्या किया, मजबूर किया। भारतीय नील, इंडियन इंडिगो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने अभी बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ा। और ये नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। बात करते हैं 18वीं सदी के आखिर दशक में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। आगे बात करते हैं 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। देख रहे हैं कितनी तीव्र गति से भारतीय नील की डिमांड बढ़ी थी। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक जो हैं वो कर्ज देने के लिए तैयार रहते थे। नील की खेती की कैसे जाती थी, आइए समझते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे।
निज और रैयती। यहाँ निज का मतलब होता है स्वयं से और रैयती का मतलब होता है किसान के माध्यम से। तो निज खेती के व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरह समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। फ्रांसीसी बागान। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए, अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। बागान किसे कहते हैं? बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफ़ी, गन्ना, तंबाकू बागान जो है बागानों का जिक्र किया जाता था, इन सब का उत्पादन होता था। जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप्स, और हम लोग बात करेंगे खोंड समुदाय की। इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछले बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आया है 2024 में। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कसम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। बात करते हैं वैगा समुदाय। इम्पॉर्टेंट है, मध्य भारत में ये पाए जाते थे। मध्य भारत के वैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे, अर्थात इनका दूसरों के लिए काम करने का अंदर से मन नहीं करता था। वैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना वैगाओं के लिए अपमान की बात थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। बात करते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन कैसा रहा। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम कानून लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। बात करते हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान
देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। आपसे पूछेगा कोल ने कब विद्रोह किया, तो 31-32 में, संथाल ने 55 में। मध्य भारत में बस्तर ने विद्रोह किया 1910 में, और 40 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। मैचिंग करने के लिए देता है, एक तरफ सन देता है, एक तरफ जो है विद्रोह देता है और कहता है मिलाइए। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले करके रख लीजिएगा। वर्षा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरीके का विद्रोह था। वन कानून, फॉरेस्ट लॉ। औपनिवेशिक अधिकारियों ने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। व्यापार की समस्या। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवाबों के हाथ से जाती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, उनकी सत्ता कमज़ोर हो रही थी। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। याद रखिएगा। बात करते हैं 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। सिपाहियों का समुद्र पार ना करना। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो उन्हें अपने ही देश में अपमानित महसूस होना पड़ेगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है।
और यहीं से जन्म होगा 1857 की क्रांति की। सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज में सुधार बहुत जरूरी है। सती प्रथा को रोकने का सुधार, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। कपड़ा, लोहा व इस्पात उद्योग, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन से 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना, वर्ल्ड फैक्ट्री कहलाने लगा। कब? जब 1850 के दशक से लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध है। कपड़ा उद्योग, जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से काफ़ी आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, जिसे मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। बात करते हैं यूरोपीय बाज़ारों में भारत का कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारत कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। अब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में किसने किया? जॉन के ने। और अगर आपसे पूछे कि वास्प इंजन का, रिचर्ड आर्कराइट ने, जिसने सूती कपड़े की बुनाई में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया।
पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद, पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगर एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमने लगती तो सारी तकलियाँ भी घूमने लगती थी। बुनकर, वेबर्स। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे, मोमिन, दक्षिण भारत के सालेवा, कैकुल्लार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। भारतीय कपड़े का पतन। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों को बल्कि सूत काटने वाले को, जो सूत काटने वाले थे, उनकी भी हालत जर्जर हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी वे सब बेरोजगार हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया, आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से बने सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में इसको जगह दे दी गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह कताई मिल थी। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। लोहा इस्पात उद्योग। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। अगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी की उपलब्धि थी। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टीपू सुल्तान की तलवार और उर्ज स्टील। टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली उर्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस उर्ज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित एक सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे। जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति
गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान के असली विचारों व कानूनों को उन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ की प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। प्राच्यवादी क्या होते हैं? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहते हैं। मुंशी, एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता है, मुंशी कहलाता था। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल के स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। व्यवसाय के लिए शिक्षा, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू होने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र, मोरल कैरेक्टर का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी, ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस काफ़ी कम थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरुजी तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद वे पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। आगे हमें अब कुछ महान समाज सुधारकों के बारे में पढ़ना है, और जो आपके समाज सुधारक हैं उसके बाद उसी वीडियो में मान के चलिएगा आपका पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।